तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत जारी है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत जारी है। कैसे हार मान लूँ मेरे यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही हो, है ना। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र दान चारण क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि कहा कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तो किस्मत के भरोसे बैठने वाले भी बहुत से साथी हैं और उन साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि केवल किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। 20 जून को पेपर होगा अथवा नहीं होगा, ये आगे की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए फ़िलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बराबर टच में रहिए, क्लासेस रेगुलर देखिए, नोट्स पढ़िए। क्योंकि आप चाहे कितना भी क्यों ना सोच लें कि हो सकता है आपको क्लासेस का 70 से 80% समझ आ रहा हो, आपको लग रहा हो यार इससे क्या होगा, इससे कुछ बाहर आ गया होगा। पहले आप जितना बताया जा रहा है उतना तो क्लियर करो, उसके बाद आगे देखा जाएगा, है ना। तो जितना एक बार बताया जा रहा है उतना बहुत अच्छे से क्लियर करते चलो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब तक जो आपने लगभग 6 शिक्षण विधियाँ 6-7 शिक्षण विधियाँ कर ली, तो उन शिक्षण विधियों को जितना बताया गया है उतना रिवीजन कर लो। हो सकता है मैंने भी आपको मान लो कि पूरा 100% नहीं बताकर आपको 90% बताया हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सर आपने वो चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ छोड़ दी। मैं मानता हूँ बहुत सी चीज़ें छूट जाती है, तो वो दूसरी जब रिवीजन क्लासेस लेंगे तब कुछ बता देंगे, है ना। एक साथ सारा ज्ञान लेने से भी कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो जो शिक्षण विधियाँ यहाँ करवाई जा रही है उसको बराबर रेगुलर पढ़ते रहें, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये होगा कि आप क्लास पढ़ तो रहे होंगे लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो मेरा ये अनुरोध मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वीकार भी करोगे। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आज हम जो विधि करने जा रहे हैं वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? देखिए, इसे निर्बाध विधि भी कहते हैं, इसे सुगम विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगम विधि भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। क्यों प्राकृतिक विधि भी कहते हैं? प्राकृतिक विधि कहने का कारण है कि वस्तुओं को हाँ, क्या बोल रहा था मैं? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसे? इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष में वस्तुओं को दिखाना। क्या होता है? प्रत्यक्ष में वस्तुओं को दिखाना। यानी इस विधि के अंदर यह होता है कि आपको प्रत्यक्ष का मतलब ये जरूरी नहीं है सजीव रूप में, प्रत्यक्ष में वो वस्तुएं अथवा वो चित्र अथवा वो मॉडल, यानी या तो कोई वस्तु या वहाँ पे होगा चित्र, और या बोलते हैं प्रतिमान कह दूँ, चाहे मैं मॉडल कह दूँ। आपको मॉडल दिखाए जाएंगे, वस्तु दिखाई जाएगी, चित्र दिखाई जाएगी। तो वस्तु, चित्र या जीव जंतुओं के जो भी मॉडल हैं उन मॉडल्स को दिखाकर करके सीखना, मतलब उनको पहले भी दिखाएंगे और दिखाकर फिर हम सिखाने का जो प्रयास करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि, है ना। वस्तुओं को दिखाकर क्रियाओं को करके सिखाना वाली जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। नोट्स जैसा कि आपको सरल तरीके से लिख के मैंने डाल दिए। अब एक प्रश्न आता है, सर आपने कौन सी किताब आप कौन सी किताब से पढ़ा? तो मैंने बहुत पहले ही जब मुझसे पूछा गया था कि बेस्ट बुक्स बताओ, तब मैंने कुछ किताबें देखकर ये अनुमान लगाया कि फर्स्ट रैंक जो शिक्षण विधियों की किताब थी वो मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने थोड़ा सही ढंग से दे रखा है। तो अब आप कहोगे सर हम फर्स्ट रैंक लाए क्या? मैं ये नहीं कहता। क्यों? क्योंकि दूसरे पढ़ने वाले भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट रैंक वाले भी सिलेक्ट होंगे। मुझे अच्छी लगी इस बार फर्स्ट रैंक वाली किताब अच्छी लगी थी। तो सर आपने जब आपके 30 में से 29 राइट हुए तब आपने कौन सी पढ़ी थी? तब मैंने राठ पढ़ी थी। जो 17 बार मैंने किताब पढ़ी थी वो राठ पढ़ी थी। लेकिन क्या इस बार राठ अच्छी है? मैं
बुरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे फर्स्ट रैंक अच्छी लगी इस बार तो, ना तो मुझे फर्स्ट रैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है प्रचार करने का, ना मुझे मेरी कोई दुश्मनी है राट से। इस बार मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसे नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसमें से भी विधि को देखता हूँ, कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसे ऐड करने का प्रयास भी करता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, है ना, उन नोट्स को एक बार पढ़ते रहिए। मैं इसमें जो भी बेस्ट चीज़ है वो सारी ऐड कर दूंगा जब इन्हें प्रिंट करवाऊंगा, और प्रिंट करवा कर आपको दूंगा। अब देखिए, प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, क्लासेस ले रहा हूँ मैं, आपकी टेस्ट सीरीज़ का भी प्लानिंग कर रहा हूँ। आपसे कोई चार्ज थोड़ी ले रहे हैं, 0 रुपये चार्ज ले रहे हैं। और ना मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये में ये खरीदो, 500 रुपये में ये खरीदो, 1000 में ये कोर्स खरीदो, कुछ कहा क्या? मुझे तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं अपना जो है निःशुल्क करने का प्रयास करता हूं कि निःशुल्क शिक्षा मिले आप सबको, और मैं जितना निःशुल्क कर सकता हूं उतना करूंगा। हाँ, कई बार हो सकता है मुझसे कोई छोटी मोटी चूक हो जाए, लिखने में अशुद्धि हो जाए कि हिंदी के अध्यापक अशुद्धि कैसे करते हैं, तो हो जाती है, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि को निर्बाध विधि कहते हैं, सुगम विधि कहते हैं, प्राकृतिक। निर्बाध विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम वस्तुओं को, ये जो मॉडल बना हुआ है, इसमें कुछ भी मॉडल है, उस मॉडल को जब यहाँ से देखते हैं तो बिना किसी बाधा के हम उस, यानी ये वस्तु है और वस्तु तक जो शब्द है, वस्तु और शब्द के बीच में जो कनेक्शन है वो बिना किसी बाधा के हो जाता है। निर्बाध, सुगम मतलब किसी शब्द, किसी वस्तु को देखना सुगम तरीके से, मतलब बहुत सरल तरीका होता है। ठीक है, और प्राकृतिक, नेचुरली जब हम प्राकृतिक रूप से, हम अक्सर क्या करते हैं, वस्तुओं को देख कर ही सीखते हैं। अब जब बच्चा होता है, जब हम उसे एजुकेशन से बहुत दूर रखते हैं, तब भी बच्चा क्या करता है, बहुत सी चीज़ों को देख कर सीखता है। तो ये जो नेचुरल है कि हम बहुत सी चीज़ों को देखते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और फिर उसके बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं। ये तो आप मानते ही हो कि बच्चा जो होता है वो पहले कोई चीज़ देखता है, उससे डरता है। हम बच्चे को डराते हैं कि देखो हाबू है ना, तो हाबू क्या होता है? कुछ होता ही नहीं, लेकिन बच्चे को डराते हैं, हाउ आ जा लो, हाउ खा जा लो। ये हाउ कैसा होता है? हम उसे कोई चीज़, जो लेडीज़ के बाल होते हैं, वो बाल को ऐसे गुच्छा करके और बच्चे को दिखा देते थे कि देखिए हाबू ये खाएगा, और वो डर के रोने लगता था। उसने अपने मन में धारणा कैसे कर ली कि ये जो वस्तु है यही क्या है, वो हाउ है ना, और यही हाउ है, यही मुझे खा जाएगा। क्या वो खा सकता है? लेकिन ये जो देखकर सीखने की चीज़ है, ये बचपन से हमें स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। इसे सुगम, बहुत सरल तरीका है, सुगमता से हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को देख सकते हैं और बिना बाधा के भी वस्तु को देख सकते हैं। इसीलिए इनके 3 नाम और भी हैं, है ना, निर्बाध, सुगम, प्राकृतिक विधि। तो ये एक मतलब कारण है, क्या करता, हाँ, तो ये प्रत्यक्ष विधि के इसीलिए ये 3 नाम रखे गए हैं। अब एक प्रश्न कल पूछा गया था कमेंट्स बॉक्स में कि सर उस पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली क्यों कहते हैं? देखिए, सुग्गा क्या करता है, सुग्गा यानी तोता, तोता क्या करता है, तोता क्या, देखिए ये परिभाषा मुझे किसी किताब में नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुग्गा क्या करता है। सुग्गा क्या करता है, सुग्गे को हम, तोते को हम, कोई चीज़ होती है वो रटवाते हैं कि हाँ, बार बार उसे बुलवाते हैं, रटवाते हैं, जो भी उनको प्रैक्टिस करवाने वाले जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो उसे कोई चीज़ रटवाई जाती है, अनुकरण, बार 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 बार, और उसके बाद वो क्या करने लगता है, जैसा आपने पढ़ा एज इट इज़ वैसा ही बोलने लगता है। आप जो भी बोलते हो वो एज इट इज़ वैसा का वैसा बोलता है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली में भी क्या होता है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली में ये होता है कि आप पाठ्य पुस्तक जब पढ़ाते हो तो सिर्फ उसे बार बार क्या करते हो, वही चीज़ रटवाते हो। बीच में व्याकरण आ गई, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी अनुकरण करवाया जाता है, और सुग्गे को अनुकरण द्वारा सीखना, कहते हैं कि सुग्गा सबसे जल्दी अनुकरण सीखता है, बोलने वाली जो चीज़ होती है। ठीक है, बाकी इसका कहीं लॉजिक, और कोई लॉजिक हो तो मुझे कहीं किताबों में नहीं मिला, ना मैंने ढूंढने का इतना प्रयास किया, क्योंकि मैं इस तर्क से सेटिस्फाइड था। तो ये भी एक ज़रूरी होता है कि हम जो कोई तर्क बताए जाते हैं ना, तो उससे या तो सेटिस्फाइड हो जाएं तो बेस्ट है। हम ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम हमारा समय नष्ट कर रहे होते हैं, और हमें उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता है कि भाई हम समय नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखना। हाँ, अब बात करते हैं सर्वप्रथम ये कहाँ, सर्वप्रथम कहाँ पर आई थी ये विधि? फ्रांस या अमेरिका? फ्रांस में आई थी या नहीं आई थी, या कहीं और आई थी? हाँ, सर्वप्रथम ये विधि आई थी फ्रांस में। अच्छा, लाए कौन थे? वो विद्वान का नाम क्या था? गुइन नाम था शायद, है ना,
गुइन लाए थे। अच्छा, कौन से सन में आई थी? ये 1901 में आई थी। कौन से सन में आई थी? 1901 में। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों किया गया था? किस भाषा के लिए? सर्वप्रथम इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था। इसमें 3 चीज़ें वर्जित है। इसमें 3 चीज़ें वर्जित रखी गई, या फिर यूँ कहूँ कि इनकी 3 विशेषताएं देखिए इंपॉर्टेंट। इसमें मातृभाषा वर्जित है, मतलब मातृभाषा का प्रयोग वर्जित माना गया। अब देखिए ये आगे चलकर इसका दोष भी माना जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। क्या है? वर्जित। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित माना गया। दूसरा इसमें क्या किया गया? लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल की बजाय मौखिक कौशल जो है, या मौखिक कौशल पर अधिक बल दिया गया है ना। वही मैंने बताया LSRW में से LS पर, मौखिक कौशल यानी कौन सा हो गया? LS पर अधिक बल दिया गया। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा इसमें वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध रखा गया। तो ये 3 बातें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 3 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनको भी आप विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध रखा गया। ठीक है, वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध रखा गया। मातृभाषा का प्रयोग इसमें वर्जित माना गया, और इसमें मौखिक जो कौशल है, मौखिक कौशलों पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, इसे निर्वाध विधि कहा जाता है, सुगम विधि कहा जाता है, प्राकृतिक विधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष में वस्तुओं को दिखाना, फिर क्रियाओं को करके दिखाना। सामने मॉडल रख दिए, मॉडल को देखो और उसके नाम बताओ बच्चों को, और फिर आप उनके जो भी क्रियाएं आप सिखाना चाहते हो वो क्रियाएं करके दिखाइए, है ना। हाँ, और तीसरा है वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध रखना। ठीक है, ये क्लियर है। 1 सेकंड, चलिए रहने दीजिए, कोई कॉल बार बार आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, मैं क्या कर रहा था? मिटा दूँ? मैं मिटा देता हूँ इसको। अब ये जो अंग्रेजी भाषा के लिए तो ये प्रयुक्त होगी, लेकिन अब जब हिंदी भाषा की बात आई, 1 सेकंड, बहुत अर्जेंट कॉल लग रहा है आज, मैं थोड़ा सा अटेंड करना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ सर। कौन सा एड्रेस? वो शायद घर से किया होगा, मैं अभी बात करके बताता हूँ। ओके सर, मैं 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। हाँ जी, सॉरी टू से, कॉल कंटिन्यू आ रहा था, और लैंडलाइन नंबर से जब कॉल आता है तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात भी हो सकती है, इसीलिए, है ना। चलिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर्वप्रथम फ्रांस गुइन के द्वारा, हाँ मैं बता रहा था कि जब इस विधि का प्रयोग हिंदी भाषा में हुआ, तो लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति देकर, हिंदी विषय में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु जो होगी, विषय वस्तु को स्पष्ट करना। ठीक है, हिंदी भाषा लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। जब इस सबसे पहले तो इस भाषा का इस शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ किया गया था? इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद क्या हुआ कि इसका जब हिंदी भाषा में प्रयोग हुआ तो याद रखें लिखित और मौखिक दोनों स्तर की अभिव्यक्ति आवश्यक मानी गई, और उसके बाद उस विषय वस्तु को क्लियर करना। यानी अंग्रेजी भाषा में केवल किस पर जोर दिया गया था? अंग्रेजी भाषा में केवल और केवल मौखिक स्तर पर जोर दिया गया था, लेकिन हालांकि हिंदी पे भी मौखिक पे बल दिया जाएगा, लेकिन इसमें लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों को साथ में माना गया। दोनों अभिव्यक्तियों के बाद में विषय वस्तु पर क्या दिया गया? बल दिया गया। ठीक है, अब इस विधि में होता क्या है? इस विधि में ये होता है, देखिए इस विधि में सबसे पहले क्या दिया जाता है? आदेश। सबसे पहले आदेश दिया जाएगा, फिर विधि में निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आदेश, फिर निर्देश, फिर इस विधि के अंदर प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। आदेश, निर्देश, प्रश्नोत्तर के बाद में शंका को, किसी प्रकार की कोई शंका रह जाती है तो शंका समाधान किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मतलब बच्चों को आदेश दिया जाएगा, फिर उनको डायरेक्शन समझाए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे कि आपको इस विधि मतलब किस प्रकार से आपको सीखना है। ठीक है, और सीखने के बाद प्रश्नोत्तर किए जाते हैं कि भाई आपने कितना सीखा। मतलब कुल मिला के प्रश्नोत्तर क्या है? ये मूल्यांकन ही तो है। इसको मैं अगर मूल्यांकन कहूँ तो कह सकता हूँ मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ किसी प्रकार की कोई शंका रह गई है, कोई मन में डाउट रह गया, तो शंका समाधान किया जाता है। शंका समाधान जब हो जाता है तब क्या किया जाता है? शंका समाधान जब हो जाता है तो मैं डायरेक्ट वर्बली बता देता हूँ। शंका समाधान होने के पश्चात क्या किया जाता है कि कक्ष में जो कक्ष होता है जिसमें क्लास लग रही है, उस कक्ष में ही साहित्यिक वातावरण सा बना लिया जाता है। मतलब एक कम्युनिकेशन इस प्रकार से होता है कि साहित्यिक कक्षा में ही साहित्यिक वातावरण बना लिया जाता है, जिससे क्या है बच्चों की सीखने में रुचि उत्पन्न हो, है ना। चलिए लिख देता हूँ। शंका समाधान करने के पश्चात शंका समाधान करने के पश्चात शंका समाधान कर दिया। शंका समाधान करने के पश्चात शंका समाधान करने के पश्चात कक्षा में ही साहित्यिक वातावरण उत्पन्न कर बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत की जाती है। विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत की जाती है ताकि वो बच्चे जो हैं वो पढ़ने में और भी ज़्यादा आनंद ले सके, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें ज़रूर होती है। ठीक है, अब मैं बिठा देता हूँ। बड़ा सिंपल सी बात है। सबसे पहले मतलब आदेश दिया जाता है कि भाई मतलब जो भी है कार्य है वो कैसे करना है, यानी कक्ष में आपको जिन नियमों का पालन करना है इस विधि के द्वारा सिखाने में, तो वो कैसे किया जाए। फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, तरीका बताया जाएगा एक तरह से, फिर मूल्यांकन किया जाएगा, फिर कोई शंका रहती है शंका समाधान किया जाएगा। करने के पश्चात कक्षा में ही साहित्यिक वातावरण उत्पन्न कर बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत की जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हाँ सर थोड़ा सा मतलब हम प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए, आपका हो अथवा मेरा हो, जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन कब होगा? जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे, तब हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये तो आप बहुत से जगह आप देखते रहते हो, तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। फिर भी अभी तक मैंने अपने प्रश्न डाले नहीं हैं एक बार भी, तो एक बार शायद एक दो क्लास और हो जाए, उसके बाद मैं आपका जितनी भी शिक्षण विधियाँ होगी उन सभी शिक्षण विधियों का एक टेस्ट लूँगा, उन्हीं शिक्षण विधियों का, ताकि कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं आगे चलता रहूँ आप पीछे भूलते रहो। तो मूल्यांकन तब होगा जब आप प्रश्न सही करोगे। पहली बार मैंने 50 प्रश्न करवाए, आपने अगर उसमें से 40 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब आपने कुछ सीखी है और कुछ आपको पहले से आती है। दूसरी बार 50 की एक्सरसाइज की, इस बार आपने 45 किया। आप जब तक यहाँ ना पहुँच जाओ तब तक हम लगातार टेस्ट सीरीज देते रहेंगे और इसका आपको फ़ायदा होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप पहले ही मूल्यांकन कर रहे हो कि ना सर ये तो हमें आती है, ज़्यादा विशेष नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, डाटा वेस्ट हो रहा है, तो या तो डाटा बचा लो और समय बचा लो। बाकी समय का बचा के आप क्या करोगे? अचार डालोगे। किस चीज़ के लिए समय बचा रहे हो? पढ़ अपन रहे नहीं है, पढ़ अपन ढंग से रहे नहीं है, तो फिर समय का बचा के क्या करोगे? इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको हो सकता है पहली बार 80% करवा रहा हूँ, लेकिन आपको करवाऊँगा।
100% पूरी शिक्षण विधियां करवाने के पश्चात रिवाइज करवाऊंगा। रिवाइज करवाने के पश्चात आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा ना तब तक मेरा ये टारगेट पूरा नहीं होगा। और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए हम ये स्वार्थी दुनिया है, एक हर किसी का कोई ना कोई लालच होता है। आप मुझसे जुड़े हो, आपका लालच है, मैं आपसे जुड़ा हूँ बस इसी के लिए कि मुझे एक बार काफ़ी बच्चों के इतने अंक देखने 30/30 भी, और होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हिम्मत रखते हैं। मैं आपको अगर बात बताऊँ, सेकंड ग्रेड के दौरान मैं जब तैयारी कर रहा था तो हमारे एक सर थे, मैं सर का नाम भी, चलिए वो सारी चीज़ें हाइड, मैं सर जो फर्स्ट ग्रेड थे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, देखिए हम बेरोज़गार होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी हीन भावना रहती है कि यार हम लगे नहीं हैं, हमें आता है फिर भी हम लग नहीं रहे, तो था। लेकिन सकारात्मकता बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने सर से पूछा, सर आप तो जो फर्स्ट ग्रेड में हो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए थे? तो उन्होंने शायद बताया 135 या फिर 30, हाँ ऐसा ही बताए थे कुछ, 135 राइट हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर आप 35 हुए। तो बैठे बैठे मेरे मुंह से ही निकला, मैंने कहा सर आपसे एक क्वेश्चन ही चाहे ज़्यादा करूँ, इस बार मैं सेकंड ग्रेड के अंदर आपसे एक क्वेश्चन ज़्यादा सही करूँगा। तो वो हंसने लगे थे और उन्होंने कहा बिल्कुल कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा एक आगे निकले। तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। वो टीचर बहुत अच्छा है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, 136 मेरा ये टारगेट था कि मैं 136 क्वेश्चन राइट करूँ, क्योंकि सर से एक ज़्यादा राइट करना है। अब जब पेपर हुआ, अब मैंने तैयारी भी खूब कर रखी थी, और जब मेरा पेपर हुआ तो उन्होंने पेपर मंगवाया। उस वक्त लास्ट में काट पीट के मेरे राइट हुए थे 139 क्वेश्चन। कितने राइट हुए थे? 139। ठीक है, और बाद में अगर देखा जाए एवरेज जो आई थी वो आई थी मतलब लगभग 139 के आसपास आ गई थी, इससे प्लस ही थी थोड़ी सी, वो क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में। तो ये देखिए, आप जब किसी चीज़ को सोचते हो ना कि मुझे ये करना है और मैं करके रहूँगा, यार मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली वातावरण होता है ना, वो हमें मतलब इसकी मतलब एक हमारे में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि हम आसपास का वातावरण वैसे बन जाता है कि हम उस टारगेट को अचीव करें, उस टारगेट को अचीव करें। तो ये भी आप एक विशेष ध्यान रखें कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इस पर मैं एक दिन एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, आप उसे सुनना ज़रूर ध्यान से, ठीक है? हाँ जी। तो अब मैं बात कर रहा हूं, अब भारत में जब ये विधि आई तो भारत में सबसे पहले बंगाल, फिर आया मद्रास, ठीक है, बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो देखिए, बंगाल में तो था टिफिन, क्या था? टिफिन। मुंबई में था फ्रीज, क्या था? फ्रेजर। मुंबई बंगाल में था टिफिन, मुंबई में था फ्रिज, और जो मद्रास था वहाँ थी पैंट, अर्थात सिर्फ पैट्स कोई था। ठीक है, बस ये याद रखो, बंगाल में टिफिन अच्छा मिलता है, मुंबई में फ्रिज अच्छा मिलता है, और जो पैट्स तो वो कुत्ते के बच्चे हो जाएंगे, तो आप अपनी याद रखें पैंट्स, है ना, तो ये याद रखेंगे। तो बंगाल में टिफिन, मतलब इसके प्रतिपादक कह सकते हैं, बंगाल में टिफिन द्वारा इसका मतलब आगे प्रचार किया गया या इसको और भी ज़्यादा अपडेटेड किया गया। मुंबई में फ्रेजर और मद्रास में पैट्स, इन तीनों का नाम इस विधि से जोड़ा जाता है। तो ये भी आप याद रखें कि प्रश्न छोटा सा बन सकता है यहाँ से भी। बंगाल में टिफिन अच्छा है, मद्रास का कपड़ा अच्छा है इसलिए वहाँ की पैंटें बनती हैं, और मुंबई में फ्रिज अच्छा है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे वातावरण ठंडा रहता है, ठीक है, फ्रिज ज़्यादा है। क्लियर है? लेकिन इस विधि का सबसे खास बात क्या है? इस विधि के अंदर बालकों को अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है। बात तो वही आ गई ना, फिर से अनुकरण। तो सर इसको भी सुग्गा प्रणाली कहते हैं क्या? भाई इसको सुग्गा प्रणाली नहीं कहा गया है, तो इसलिए मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको अनुकरण है तो सुग्गा का है। बालकों को अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है। अब एक बात और आती है, इसका मैंने नोट्स में लिख रखा है, इसका लॉजिक मत क्या है? सबसे अच्छा चीज़ लगी मुझे इसमें कि विद्वानों का ये कहना कि जब हम अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सिखा सकते हैं,
जब हम अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सिखा सकते हैं तो हम दूसरी भाषा को भी तो अनुकरण द्वारा सिखा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप मातृभाषा अनुकरण द्वारा सिखा सकते हो और बच्चे अनुकरण करते करते मातृभाषा पूरी सीख जाते हैं, हम भी तो सीखे ही हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में लोती ले लोती से कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो लोटी से रोटी वगैरह, तो ये चीज़ एक है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही बात है कि अगर मातृभाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है तो हम दूसरी भाषाओं को भी अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब बात करूं, और देखिए आपने जब स्कूल के अंदर आप पढ़ाई की है तो आपको पता है कि हम बच्चों को आज भी पढ़ाते हैं, तब या छठी सातवीं और चार्ट ले जाते थे स्कूल में। क्या ले जाते थे? चार्ट। तो चार्ट आपने देखा होगा, जब हम बच्चों को जैसे अ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अ पढ़ा रहे हैं, तो अब उसमें पास में एक चार्ट होता था, उस चार्ट पे जो है अनार का चित्र होता था। क्या होता था? अनार का चित्र। और हम बच्चे को कहते थे कि देखो ये अ से फिर अनार, तो उस चार्ट में बता बता कर पढ़ाया जाता था। तो यानी इसमें इसे अगर मैं कहूँ तो क्या हम इसे चार्ट विधि भी कह सकते हैं? ऐसा मत करना सर कौन सी किताब में लिखा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहते नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमारे भी लॉजिक होते हैं, हम भी तर्क दे सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से चार्ट का सहारा लिया जाता है। इसमें अ अनार, क कबूतर, ए एप्पल, कुछ भी पढ़ाते समय चार्ट बताया जाता है, और चार्ट में हम पॉइंटर द्वारा बताता है कि देखो ये ए से अनार, ये आ से आम। तो बच्चा क्या करता है? उस चित्र को, उस विषय वस्तु को देखता और आत्मसात करता हुआ चलता है कि हाँ अ से अनार और अनार ऐसी दिखती है, ठीक है, आ से आम, आम ऐसा दिखता है, ठीक है, भ से भालू, तो भालू जो है वैसे दिखता है, भ से भालू, और भालू ऐसे रंग का। तो वो अपने मस्तिष्क के अंदर एक चित्र का निर्माण कर लेता है, जिससे उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या हो जाता है, उस शब्द, एक हमने पॉइंट लिखा था कि वस्तु और शब्द के बीच में क्या हो जाता है? सामंजस्य हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब बच्चा उस शब्द को सीखता है तो उस शब्द से उस चित्र को, जो भालू होता है उसका चित्र जो होता है, उससे एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके गुणों की। सबसे पहले हाँ, ये जो विधि है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। मिटा ही देता हूँ सारा। देखिए इसके गुण क्या हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। इसमें भाषाई जो कौशल हैं, भाषाई कौशल का विकास होता है। ये भी बात क्लियर है या नहीं है? भाषाई कौशल का भी विकास होता है, और छात्रों में एक सीखने की रुचि भी उत्पन्न होती है। क्या होती है? छात्रों में सीखने की रुचि भी होती है, या रुचि और योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता है। छात्रों में सीखने की रुचि और योग्यता दोनों चीज ले सकते हैं हम। छात्रों में सीखने की रुचि व योग्यता का ध्यान रखा जाता है। योग्यता का ध्यान रखा जाता है। छात्रों में सीखने की रुचि व योग्यता का ध्यान रखा जाता है। देखिए इसमें ये जो गुण है, छात्रों में सीखने की रुचि, क्योंकि हम क्लास में क्या करते हैं, हम कक्षा के अंदर क्या करते हैं, साहित्यिक वातावरण स्थापित करते हैं जिससे बच्चों में सीखने की क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। और जब जब किसी चीज़ को सीखने की रुचि उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली अब अपने आप स्वतः ही योग्यता का भी विकास होने लगता है। और देखिए रुचि का सिद्धांत बड़ा है। आज आपको मनोविज्ञान नहीं आती होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़िए। वैसे भी आप टीचर बनने जा रहे हो, हम टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये शिक्षण विधियों का तो SI से वैसा भी कोई लेना देना नहीं है। आप जब पढ़ रहे हो तो आप इस हिसाब से पढ़ो कि अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ाना पड़े तो आप कैसे पढ़ाओगे। जैसे शिक्षण विधियाँ, हाँ देखिए हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह जाती है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप ईमानदारी से पूरा टॉपिक तो पढ़ाओगे। ठीक है, गलतियाँ किससे नहीं होती? गलतियाँ मनुष्य मतलब एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
गलतियां हमसे होंगी, पहली बार गलती होगी, हमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि यार मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी भी टॉपिक को आप इस तरह से पढ़ाइए कि आपको अगर इस टॉपिक को पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाओगे और बेहतर कैसे कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, मैं शिक्षण विधियाँ शायद लाइफ में फर्स्ट या सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ, शायद फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। मैंने शिक्षण विधियाँ पहले कभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन बस मुझे ये हुआ कि बहुत से बच्चे अगर शिक्षण विधियाँ पढ़ा दो, तो मैंने कहा चलिए मैं सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब मुझे खुद को ऐसा लगता है यार मैं इतनी सरल पढ़ा रहा हूँ तो क्या बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चंस देखे, और क्वेश्चंस देख के ये निर्णय किया, मैंने कहा नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है तो सही दिशा में, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। हाँ, इसको शार्प कैसे किया जाएगा, पेंसिल को शार्प करते हैं, तीखी करते हैं, तो इसको विधियों को बेस्ट कैसे किया जाए। तो फिर मैंने निर्णय निकाला कि 10 विधियां होने के बाद एक छोटा सा 25 से 30 प्रश्नों का एक टेस्ट ले लेंगे, एक 30 प्रश्नों की एक टेस्ट की क्लास ले लेंगे। उससे क्या होगा, 10 विधियां रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद 11 से 20 जो विधियां करेंगे उनको अच्छे से करके फिर उन विधियों का टेस्ट ले लेंगे। फिर 21 से 30 विधियां कराऊंगा मैं, शिक्षण विधियां 30 कराऊंगा, जो शायद आपके एक किताब में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसके बाद में जो है तीनों विधियों के 4 टेस्ट जब हो जाएंगे, शिक्षण विधियों के 4 टेस्ट, तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया हो जाएगी शिक्षण विधियाँ। तो ये प्रयास है। और वरना देखो, आलसी अगर बने ना तो आप फिर ये आपकी खुद की गलती रहेगी, फिर मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है, सरल भाषा का प्रयोग होता है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही भाषा सौंदर्य का विकास होता है। किसका होता है, भाषा सौंदर्य का, ये इसके गुण हैं, भाषा सौंदर्य का विकास होता है, भाषा सौंदर्य का विकास होता है। तो बिल्कुल आप क्या सिखा रहे हो, आप भाषा ही तो सिखा रहे हो या कुछ और सिखा रहे हो। जब भाषा सिखा रहे हो और किस हिसाब से सिखा रहे हो, रुचि उत्पन्न करके सिखा रहे हो, तो रुचि उत्पन्न होगी तो योग्यता का विकास होगा, योग्यता का विकास होगा तो आपके भाषा सीखने में एक शार्पनेस आएगी, ठीक है, और शार्पनेस आएगी तो उस चीज़ का विकास भी होगा। देखिए, कभी भी हम जब है ना अच्छी भाषा का अनुकरण द्वारा जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं, बोल कर सीखते हैं, इसीलिए हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, हम पाठ पढ़ते पढ़ते जब सीखते हैं ना, तो हमारे बोलने में, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ तो कई बार स्पीड से रहता है कि भाई मैं आपका एक भी सेकंड नष्ट ना करूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे शब्द भी उलझ जाते हैं, तो आप तक अच्छे से वो पहुँच नहीं पाते। तो फिर मैं खुद भी अपने वीडियोस देखता हूँ कि कहाँ क्या कमी रही, अपनी कमियों को खोजकर उसे सुधारने का प्रयास भी लगातार मैं करता रहता हूँ, तो उलझ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा धैर्य से पढ़ाऊँ, धीरे पढ़ाऊँ, स्पीड स्लो रखूँ, लेकिन फिर वही आता है कि नहीं, एक जो अपने बीच में जो एक कनेक्शन हो रहा है वो ब्रेक नहीं हो, बीच बीच में आपका ध्यान इधर उधर भटके नहीं। इस चक्कर में मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाने लग जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शब्द ठीक कई बार उलझते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को गति से भले ही कहूँ, लेकिन हल्की सी यति भी बीच में आती है और आप तक मैं सारा जो पहुँचाना चाहता हूँ वो मैं लगभग 90% सफल हो जाता हूँ पहुँचाने में, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अब आप खुद देखिए, अगला पॉइंट मैं इसी पर लिख रहा हूँ कि शुद्ध उच्चारण करने में यह विधि उत्तम है। शुद्ध उच्चारण करने में यह विधि क्या मानी जाती है, शुद्ध उच्चारण करने में उत्तम है, क्योंकि इसमें शुद्ध उच्चारण का क्या होता है, अब नोट्स में देखना, उसमें लिखा हुआ है अभ्यास। इसमें शुद्ध उच्चारण का लगातार अभ्यास करवाया जाता है। शुद्ध उच्चारण का लगातार अभ्यास होने से क्या हो जाता है, यह अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ जाती है। अभिव्यक्ति क्षमता, मैं अभी कर रहा हूं जो अभिव्यक्ति है, मैं अपने, आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हो, उसको मतलब आप धीरे धीरे मतलब बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हो। और जब हम अच्छा उच्चारण करने लग जाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, फिर उच्चारण करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं यहाँ लिख देता हूँ, अभिव्यक्ति का विकास होता है, अभिव्यक्ति का विकास होता है। जब शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति का भी विकास होने लगता है। मैं फिर बता दूं, टेलीग्राम पर नोट्स उपलब्ध हैं, जो नए साथी आ रहे हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं। तो शुद्ध उच्चारण करने में ये विधि उत्तम है, या शुद्ध उच्चारण का इस विधि में अभ्यास कंटिन्यू करवाया जाता है, जिससे हमारी जो अभिव्यक्ति क्षमता होती है उसका विकास होने लग जाता है। और कंठस्थ, इस विधि में एक इसका फायदा ये भी है, इसका गुण ये भी है कि इस विधि में कंठस्थ करना, कंठस्थ या रटना,
कंठस्थ या रटने पर बल, कंठस्थ या रटना, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। बल कंठस्थ या रटने पर बल नहीं दिया जाता। कंठस्थ या रटने पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। यह भी इस विधि का सबसे बड़ा क्या है, एक गुण है। ठीक है। हाँ, यह एक पॉइंट और था, वो शायद उसमें नोट नहीं किया हुआ था कि जो ये विधि होती है, ये विधि वाचन में स्पष्टता और एक गति उत्पन्न करती है। जो हम बोलते हैं ना, जब हम सीखते हैं तो उसके बाद जब हम वाचन करते हैं तो उसमें एक स्पीड आती है। वाचन में क्या आती है, गति आती है और स्पष्टता आती है। क्या आती है, स्पष्टता और गति आती है। ये भी इस विधि का एक गुण माना जाता है। ठीक है, तो अब मिटा दूं मैं इसको, हम करेंगे, सीखेंगे। पहली बार ये भी आपको बता दूं कि मैंने जो कल आपको फॉर्मूला बताया था वही आज वापस रिपीट कर देता हूं कि हम जो हैं, हो सकता है, ये मेरे 3 स्टेप का मैंने बोल रखा है, हो सकता है इस बार ये देखिए मैं इतनी प्रैक्टिस करूं और आपको सिर्फ 10% समझ आए, लेकिन मेरी अगली जो रिवीजन, जो क्वेश्चंस वाली क्लास होगी, प्रश्न वाली, उसमें मैं इतनी मेहनत करूंगा तो आपको लगभग 50% समझ आ जाएगी। और जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो यकीन माने कि आपको 95% एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सर आप 95 होगा तो इसका मतलब हमारे तो 29 ही सही होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ओर से जो प्रयास है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी ओर से कितना प्रयास होता है, हो सकता है पहली बार में आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। और चलिए एक बात और, आप कितने जने अभी पूरा वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए, ये भी पता लग जाएगा। आप जो भी वीडियोस देख रहे हो भाई, अच्छा है बुरा है, कम से कम फीडबैक मिलना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है इससे आपको फ़ायदा होगा अथवा नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर फ़ायदा होगा अथवा नहीं होगा, है ना। तो ये आप ज़रूर बताएं। हाँ, अब मैं इसके दोष बता दूं। इसके दोष देखिए, इसमें क्या होता है, व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। क्या की जाती है, व्याकरण की उपेक्षा की जाती है, जिससे क्या होता है, भाषण और लेखन, भाषण और जो लेखन होता है वो असंभव होता है, मतलब उसमें कमियां आ जाती है। भाषण और लेखन असंभव होता है। भाई व्याकरण की आपने उपेक्षा कर दी हिंदी भाषा के अंदर, तो फिर आप जितना शुद्ध लिखना चाह रहे हो वो कभी भी लिख नहीं पाओगे। अच्छा, वो जो मैंने बताया था मातृभाषा वर्जित, वो अब यहाँ आ जाएगा। मातृभाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा को उपेक्षित करना, है ना। मातृभाषा को उपेक्षित करना, मातृभाषा को उपेक्षित करना संभव नहीं है। अब मुझे आप खुद बता दीजिए, क्या किसी बच्चे को मातृभाषा से हटाकर मातृभाषा को बिल्कुल भी न बोलने दिया जाए और उसे कोई भाषा सिखाई जाए, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बच्चा जितना जल्दी मातृभाषा में सीखता है उतना जल्दी दूसरी भाषा में नहीं सीखा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए अक्सर मैडम्स ज़्यादा रखी जाती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मतलब उनमें सहन शक्ति होती है। बच्चा तो एक चीज़ को 50 बार पूछेगा और मास्टर जी तो थप्पड़ दे ले, है ना, क्या घंटों पर भी रहते हैं, एक चीज़ समझ को ना। लेकिन मैडम जो होती है, आप में से बहुत सी मैडम्स देख रहे होंगे, वो सहनशील होती है, धैर्यशाली होती है, वो बच्चे को बड़ा प्यार दुलार से समझाते हैं। और दूसरा बच्चा भी उनसे बड़े मतलब एकदम आराम से, मतलब फील एट होम वाली फीलिंग के साथ उनसे पूछ सकता है, उनके पास आ सकता है। लेकिन अध्यापक जो जेंट्स होता है, उनके पास बच्चे इस प्रकार से कभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है। तो और वो उन्हें मातृभाषा में समझाती है, मात्रात्मक, वो उन्हें मातृत्व भी मिलता है बच्चों से। तो ये एक इसका दोष है विधि का कि मातृभाषा को बिल्कुल उपेक्षित किया जाता है, जो उचित नहीं है। अब उससे होता क्या है, जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं ना, वो तो सीख लेते हैं, और जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं, बालकों के लिए सीखना असंभव होता है।
जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं ना, उनके लिए सीखना असंभव होता है। कुशाग्र तेज बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के होते हैं ना, वो तो उसे आराम से सीख लेते हैं। तो फिर ये भी एक इस विधि का दोष माना जाता है कि सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए सीखना असंभव है। और ये बिल्कुल है। जो शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं वो तो फटाफट दूसरी भाषा के, जो डायरेक्ट इंग्लिश में बोल दिया कि हाँ बेटा आप पानी लाने को, मतलब पानी पीने को बोलोगे आई है, मतलब टेक वाटर या फिर है वाटर, ड्रिंक वाटर, कुछ भी बोल दिया तो वो तो कैच करते चलते हैं। अब गांव में तो स्कूल में इतना ठोट बच्चा आवे भी, बच्चा ने भले टेक वाटर को उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, 10वीं के बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, तो आप कहाँ से छोटे बच्चों को ये विधियाँ अप्लाई करोगे। जब टीचर बन जाओगे ना तो 8वीं में ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, वो एक भी विधि अप्लाई करके दिखा देना मुझे, एक भी विधि अप्लाई नहीं होगी आपसे। ठीक है। अब इसकी एक वो क्या है, वो है सीमित शब्द ज्ञान। आप जब इस तरह से वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर जब बच्चों को सिखाते हो, तो क्या आप संसार के अंदर जितना भी नॉलेज है, क्या सारी चीजें आप मॉडल्स के द्वारा दिखा सकते हो? हर चीज़ का आप मॉडल बता दोगे, हर चीज़ का आप चित्र बता दोगे? क्या जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी भावनाएं होती है, क्या उन भावनाओं का भी आप चित्र बना दोगे? क्या उन भावनाओं को भी आप मॉडल बना दोगे और सिखा दोगे? असंभव साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब हम धीरे धीरे निकालते हैं पढ़ते इस टाइम। तो सीमित शब्द ज्ञान इस प्रकार से होता है कि हम कभी भी हर चीज़ को इस तरह से वस्तु या मॉडल या चित्र के रूप में बताकर और शब्द से डायरेक्ट जोड़कर नहीं समझा सकते, है ना। तो इसीलिए इसका एक ये दोष भी है कि इसमें सीमित शब्द ज्ञान होता है। तो ये दोस्तों आपकी थी प्रत्यक्ष विधि, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। और मैं क्लास देख लेता हूँ सही चल रही है, वेरी गुड। तो समझ आ गई होगी आपको। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो अब मैं प्रत्यक्ष विधि को 2 मिनट बात कर लूँ। प्रत्यक्ष विधि को निर्वात विधि भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को एक नाम और बताया था मैंने, निर्वात है, प्राकृतिक है, और एक नाम बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐसे एकदम से अगर आपके नाम आ जाएगा ना तो मैं समझूंगा आपको एकदम सही बता रहे हो। निर्वात, प्राकृतिक, और एक नाम बताया था, जल्दी अब तक बता दिया होगा, बताने वाले को बता दिया होगा। सुगम पद्धति भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाना, प्रत्यक्ष वस्तुओं को बच्चों को कक्ष में प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाकर, वस्तुओं के चित्र दिखाकर या मॉडल दिखाकर क्रियाओं को करके सिखाने वाली विधि यही विधि है। इस विधि का प्रवर्तन फ्रांस में 1901 में लुईन द्वारा किया गया था। प्रवर्तन इसीलिए वो उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयुक्त की गई थी, ठीक है। और इस भाषा में मातृभाषा को, इस शिक्षण विधि में मातृभाषा को वर्जित रखा गया कि भाई मातृभाषा को आप सहारा नहीं लोगे। साथ में ही क्या कहा गया कि भाई आप लिखित के बजाय मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दो, है ना, लिखित के बजाय मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दो। जिससे क्या होगा कि बच्चों को, मतलब हम भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा लिखित पक्ष की जो है मौखिक पक्ष पर ज़्यादा बल दो। फिर इन्होंने कहा कि वस्तु और शब्द के बीच में एक संबंध स्थापित करना, और बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, कोई मॉडल या कोई चित्र दिखाकर उसके साथ में संबंध स्थापित करना, तो ये विधि थी। फिर इनकी बात आती है कि भाई भारत में जब ये विधि आई तो हमने कहा कि भाई लिखित और मौखिक दोनों माध्यम से अभिव्यक्ति करके फिर विषय वस्तु को समझाना ही क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। तो हम लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों का सहारा लेंगे। तो फिर भारत में जब आई तो बंगाल के अंदर टिफिन अच्छा था तो इसलिए टिपिंग द्वारा, और मद्रास के अंदर जो है, मुंबई के अंदर क्या था, मुंबई की पैंट्स या मुंबई की पैंट्स थी, ठीक है, मद्रास की थी, मद्रास का कपड़ा अच्छा है ना, तो मद्रास की थी पैड्स, 3 पैड्स, और मुंबई में फ्रिज अच्छा, हाँ फ्रेजर, मुंबई में फ्रेजर, ये तीनों आप याद रखना भारत में। अब इसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई जैसे हम क ख सिखा रहे हैं, आ सिखा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं कि हम चार्ट बनाते हैं। चार्ट में सिखा रहे हैं तो पास में अनार का चित्र होता है, तो चार्ट द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं ये बात बोल रहा हूँ, किताब में मैंने नहीं देखी है कहीं पर भी, कि इसे अगर हम चार्ट विधि बोलें, हो सकता है आगे कोई और विधि आ जाए चार्ट विधि, तो कहीं ना कहीं इसको चार्ट विधि बोलें तो शायद अनुचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद इस विधि में अनुकरण द्वारा सिखाने पर बल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक लॉजिक मत मैंने नोट्स में लिख रखा था। लॉजिक मत यह था कि अगर हम किसी बच्चे को अनुकरण द्वारा मातृभाषा सिखा सकते हैं तो अन्य भाषाओं को भी हम अनुकरण द्वारा सिखा सकते हैं। देखिए, मुझे जब ये शिक्षण विधि पूरी याद है तो आपको भी याद हो सकती है,
इस बात का भी आप ध्यान रखें, आपको भी याद हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से कोशिश कीजिए, आपको भी याद होगी। और जब इतनी याद हो जाएगी ना तो आगे 20% और करेंगे, फिर 20% ऐड होगी, फिर आगे 20% करेंगे। पेपर भी बहुत लेट होगा, टेंशन मत लो। हाँ, अब इसके गुणों की जब बात करते हैं तो गुणों की बात करें तो गुणों में हमने अभी तक इसमें दोष लिखे हुए हैं, चलिए दोष लिखे हुए ठीक है। भाषा शिक्षण के जो मूल सिद्धांत है उसका विकास करती है, उस पर ये बल देती है, भाषाई कौशलों पर बल देती है, भाषा सौंदर्य का विकास होता है, समय का सदुपयोग होता है, मतलब कम समय लगता है, ठीक है। और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास इसलिए करवाया जाता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाने से क्या होता है, अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है, अभिव्यक्ति का विकास होता है, तो ये भी एक इसका गुण माना जाता है। और कोई गुण अगर रह गया हो तो वो भी आप बता दें। हाँ हाँ ठीक है, इसमें रटना और कंठस्थ करना, रटना और कंठस्थ करने पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया जाता है, तो ये इसके कुछ गुण थे। इसके अलावा हम एक बात करें इसके दोषों के बारे में, तो दोष मेरे पीछे लिखे हुए हैं। सबसे पहला दोष हमने लिखा था, व्याकरण को इसमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे भाषण और लेखन पर मतलब बिल्कुल असंभव सा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके दोष की बात करें तो इसके दोष की बात करें, क्या लिख रखा है, हाँ, मातृभाषा को बिल्कुल अवहेलना या उनको बिल्कुल नेगलेक्ट करना संभव नहीं, मातृभाषा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगला लिख रखा है, सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं है, सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए विधि उपयुक्त है। तो ये सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए सुविधाजनक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक दोष है। और इस विधि के अंतर्गत सीमित शब्द ज्ञान होता है, क्या होता है, सीमित शब्द ज्ञान होता है, तो इस कारण से सीमित होता ही, मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ का चार्ट बनाना, चित्र बनाना या मॉडल बनाकर बच्चों को समझाना असंभव काम है भाई साहब, ये नहीं हो सकता है। तो ये इस विधि का बहुत बड़ा दोष मानता हूँ मैं, सीमित शब्द ज्ञान करवाना, तो ये इस विधि का बहुत बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो देखिए, बड़ी बड़ी जब विधियाँ होगी तो एक दिन में सिर्फ एक ही विधि होगी। हाँ, जिस दिन से मैं लाइव आ जाऊँगा उस दिन से चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, फिर दो विधियाँ अपन कर लेंगे, ठीक है। लाइव देखिए आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हो सकता है मैं कल ही आ जाऊँ, हो सकता है परसों आऊँ, तो एक दो दिन में आ जाऊँगा। लेकिन मैं आपकी रेगुलरिटी रखने के लिए, नियमितता रखने के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अभी क्लास चल रही है, लेकिन आपको नाद सौंदर्य का वीडियो मिल चुका है, और अभी जस्ट आप वो देखोगे नहीं तब तक ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए मैं आपसे यहीं विदा लूँगा और उम्मीद करता हूँ, देखिए आप रेगुलर देखिए, नियमित देखिए, टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ये मत भूलिए, क्योंकि मेरा भी एक स्वार्थ है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे और अधिक बच्चे जुड़े और उनको लगे कि हाँ वास्तव में हमारे साथ कम से कम धोखा तो नहीं हो रहा। मैं अपना 100% दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप कमी मत रखिए शेयरिंग करने में, ठीक है, शेयरिंग बच्चों को जोड़ने में आप भी कमी मत रखिए। ये मेरा बहुत हार्डली आपसे निवेदन है कि आप इस पर सोचोगे, फोकस करोगे। देखिए कि आप इतना कर भी सकते हो, है ना। मैं अगर ये सारी चीज़ें करूँगा तो फिर मैं टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक है अपना, इंस्टा है, व्हाट्सअप है, ठीक है, स्टेटस लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शेयरिंग ज़रूर कीजिए, ग्रुप्स हैं उनमें डालिए, बच्चों ज़रूरतमंद छात्रों तक ये पहुँचाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, और हम कल मिलेंगे, और कल भी शिक्षण विधियों की नेक्स्ट क्लास के साथ, और हो सकता है आपको एक वो विचार सौंदर्य की क्लास भी मिल जाए। धन्यवाद।